नीति शास्त्रीय। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के चिंतन में सद्गुणों की अवधारणा। अरस्तु के सद्गुण विषयक आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अरस्तु के मतानुसार सद्गुण का स्वरूप क्या है, अरस्तु किस आधार पर सद्गुणों का विभाजन करते हैं, अरस्तु के मतानुसार प्रमुख बौद्धिक सद्गुण कौन सा है, अरस्तु के नैतिक चिंतन में मैत्री जो है नैतिक सद्गुणों के रूप में उसकी क्या महत्ता है, अरस्तु के सद्गुण विषयक सिद्धांत की क्या महत्ता है तथा साथ ही अरस्तु के सद्गुण विषयक आज के व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हो सकते हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का आज के व्याख्यान में हम विस्तृत विवेचन करेंगे। पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन परंपरा में अरस्तु एक महान ग्रीक दार्शनिक हुए हैं। अरस्तु प्लेटो के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न शिष्य रहे हैं। लगभग 18 वर्ष की अवस्था में अरस्तु अपने गुरु के संपर्क में उनकी महान संस्था अकेडमी में उन्होंने प्रवेश लिया। अकेडमी में विभिन्न विषयों की शिक्षा दीक्षा अर्जित कर अरस्तु ने दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन तथा विभिन्न विषयों में विभिन्न ग्रंथों की रचना की। यद्यपि प्लेटो और अरस्तु में गुरु शिष्य का संबंध है, किंतु अरस्तु ने कभी भी अपने गुरु प्लेटो के दार्शनिक एवं नैतिक सिद्धांतों का अंधानुकरण नहीं किया। अरस्तु की मान्यता थी कि दार्शनिकता के क्षेत्र में एवं अन्य विषयों के क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन करते हुए शोध और अनुसंधान करना चाहिए। यही कारण है कि अरस्तु जो है विभिन्न विषयों को लेकर सुकरात और प्लेटो से असहमत रहते हुए उनके सिद्धांतों की आलोचना करते हुए इस विषय में उन्होंने अपने स्वतंत्र मत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के जो प्रतिभा है उसका ज्ञान हमें विभिन्न उनके द्वारा विरचित ग्रंथों के द्वारा होता है। अरस्तु ने विभिन्न दार्शनिक राजनीति शास्त्र विषयक नीति शास्त्र विषयक ग्रंथों की रचना की। अरस्तु के जो राजनीति शास्त्र विषयक सर्वाधिक प्रमुख ग्रंथ है वह पॉलिटिक्स माना जाता है। इसी प्रकार नीति शास्त्रीय क्षेत्र में अरस्तु का जो सर्वाधिक प्रमुख ग्रंथ है वह निकोमेकियन एथिक्स माना जाता है। अरस्तु के मतानुसार राजनीति शास्त्र जो है नीति शास्त्र उसी का एक अंग है, क्योंकि जहाँ राजनीति शास्त्र मनुष्य के सामाजिक शुभ की व्याख्या करता है, वहीं नीति शास्त्र जो है मनुष्य के वैयक्तिक शुभ की व्याख्या करता है, क्योंकि जो वैयक्तिक शुभ है वह सामाजिक शुभ का ही एक अंग है। इस प्रकार नीति शास्त्र जो है राजनीति शास्त्र का ही एक अंग है। अरस्तु ने जो नीति शास्त्र विषयक जो अपने विचार प्रस्तुत किए उनमें अरस्तु की सद्गुण विषयक अवधारणा जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अरस्तु का मध्यम मार्ग का सिद्धांत, अरस्तु का ऐच्छिक कर्मों का सिद्धांत, संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन की अवधारणा, ये अरस्तु के नीति शास्त्रीय विषयक महत्वपूर्ण विचार हैं। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से इस विषय में सहमत हैं कि नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानवीय जीवन में परम शुभ की व्याख्या करना है। अर्थात मनुष्य के लिए परम शुभ क्या है जो साधन रूप में शुभ नहीं होकर साध्य रूप में शुभ हो। अरस्तु के मतानुसार जैसे यश, मान, धन, संपत्ति आदि जो हैं अपने आप में शुभ नहीं होकर मनुष्य के लिए साधन रूप में ही शुभ हैं, क्योंकि ये मनुष्य के लिए आनंद प्राप्ति के साधन मात्र हैं। अतः अरस्तु के मतानुसार आनंद ही मनुष्य के लिए परम शुभ है। अरस्तु प्लेटो से इस बात से भी सहमत हैं कि मनुष्य बौद्धिक चिंतन या जो मानसिक चिंतन है उसके द्वारा एवं सद्गुणों के अनुरूप आचरण करके ही परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अरस्तु जो है प्लेटो के इस मत से सहमत हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने भावनात्मक एवं बौद्धिक पक्ष में उचित संतुलन कायम करते हुए अपने भावनात्मक पक्ष को अपने विवेक शक्ति के द्वारा संतुलित करते हुए सदैव सद्गुणों के अनुरूप आचरण करना चाहिए। तभी मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर सकता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इन तीनों ही ग्रीक दार्शनिकों ने अपने नैतिक चिंतन में सद्गुणों की व्याख्या की है।
जहाँ सुकरात जो है ज्ञान को ही प्रमुख सद्गुण के रूप में स्वीकार करते हुए उसे नैतिकता का प्रमुख आधार मानते हैं, वहीं प्लेटो विवेक, साहस, संयम और न्याय इन 4 सद्गुणों की व्याख्या करते हैं। वे राज्य और व्यक्ति के संदर्भ में इन 4 सद्गुणों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति या राज्य के सर्वांगीण विकास में इन 4 सद्गुणों की अहम भूमिका है। अरस्तु जो है सुकरात और प्लेटो के सद्गुण विषयक विचारों को आगे करते हुए सर्वप्रथम सद्गुणों के स्वरूप की विवेचना करते हुए सद्गुणों को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। सद्गुण की परिभाषा करते हुए अरस्तु कहते हैं कि सद्गुण जो है मनुष्य की एक श्रेष्ठ स्थायी मानसिक वृत्ति है जो निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। इसकी अभिव्यक्ति मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों में होती है जिसे मानवीय बुद्धि नियंत्रित करती है। अरस्तु द्वारा दी गई सद्गुणों की इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि अरस्तु के मतानुसार जो सद्गुण जो है मनुष्य की एक श्रेष्ठ स्थायी मानसिक वृत्ति है जो निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। अरस्तु का मत है कि सद्गुण जो है मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं की भांति जन्मजात नहीं होकर निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित किया जाता है। अरस्तु के मतानुसार जो सद्गुण जो हैं मनुष्य के द्वारा निरंतर अभ्यास के द्वारा सद्गुणों का अर्जन किया जा सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है अपनी वासनाओं, भावनाओं और इच्छाओं पर सतत जो है नियम करते हुए उनका नियमन एवं उन्हें संयमित करते हुए सदैव संयम के अनुरूप आचरण करता है, तभी हम उसे वास्तविक अर्थों में संयमी कह सकते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए सदैव अपने कर्तव्य का पालन करता है तो ही हम उसे साहसी कहते हैं। इस प्रकार जो सद्गुण जो है वे निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। कोई भी मनुष्य जो है निरंतर अभ्यास करते हुए इन सद्गुणों को अपने आचरण में इनके अनुरूप आचरण करते हुए सद्गुणी बन सकता है। अरस्तु की मान्यता है कि जो ये सद्गुण जो हैं इनकी अभिव्यक्ति जो है मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों में होती है। ऐच्छिक कर्म वे कर्म होते हैं जिन्हें मनुष्य सोच समझकर विवेक शक्ति से संपन्न होकर करता है। जब कोई मनुष्य सोच समझकर विवेक शक्ति से संपन्न होकर स्वतंत्रतापूर्वक करता है तभी हम उसे नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। यही कारण है कि अरस्तु का मत है कि जो सद्गुणों की अभिव्यक्ति जो होती है वह ऐच्छिक कर्मों के माध्यम से ही होती है। इसी प्रकार अरस्तु का मत है कि जो मनुष्य सद्गुणी होगा वह कभी भी अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर आचरण नहीं करेगा। वह सदैव अपनी विवेक शक्ति या बौद्धिक क्षमता के द्वारा जो है संतुलित एवं नियमित होते हुए सद्गुणों के अनुरूप आचरण करेगा। यही कारण है कि अरस्तु कहते हैं कि सद्गुण वह श्रेष्ठ और स्थायी मनोवृत्ति है जिसे जो है बुद्धि नियंत्रित करती है। अरस्तु ने समस्त मानवीय सद्गुणों को 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम जो है बौद्धिक सद्गुण और दूसरा जो है नैतिक सद्गुण। अरस्तु ने सद्गुणों का यह विभाजन मानवीय आत्मा के स्वरूप के आधार पर किया है। अरस्तु के मतानुसार मानवीय आत्मा के 2 पक्ष हैं, एक बौद्धिक पक्ष और दूसरा निर्बौद्धिक पक्ष। जो बौद्धिक पक्ष जो है वह विवेक शक्ति संपन्न है और यही मनुष्य का प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ तत्व है जो उसे पाश्विक जगत से पृथक करता है। और जहाँ तक निर्बौद्धिक पक्ष का संबंध है इसमें मानवीय भावनाएं, इच्छाएं, वासनाएं एवं संवेग आते हैं। और अरस्तु का मत है कि निर्बौद्धिकता के स्तर पर मनुष्य और पशु में भेद नहीं है, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य में वासनाएं एवं संवेग होते हैं उसी प्रकार पशुओं में भी संवेग और वासनाएं होती हैं। मनुष्य के अंदर जो उसका बौद्धिक पक्ष है वही उसे पाश्विक जगत से पृथक कर उसे उससे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। अरस्तु ने जो ये आत्मा के स्वरूप का विभाजन किया है इसी के आधार पर उन्होंने सद्गुणों का भी विभाजन किया है।
बौद्धिक सद्गुणों के अंतर्गत जो है अरस्तु जो है विवेक को प्रमुख सद्गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। विवेक जो है इसके जो है पुनः दो पक्ष हैं, एक इसका सैद्धांतिक पक्ष और एक इसका व्यवहारिक पक्ष। विवेक जो है इसका सैद्धांतिक पक्ष वह पक्ष है जिसके द्वारा मनुष्य दार्शनिक चिंतन मनन के द्वारा सत्य की खोज करता है या वैज्ञानिक शोध या अनुसंधान करता है। अरस्तु के मतानुसार जो विवेक का जो सैद्धांतिक पक्ष है वह मनुष्य को दार्शनिक चिंतन मनन एवं के द्वारा सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है और ये जो कार्य है कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही करने में समर्थ होते हैं। जबकि जो विवेक नामक सद्गुण का जो व्यवहारिक पक्ष है वह जो है वह विवेक शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य सही गलत शुभ अशुभ उचित अनुचित के मध्य भेद करते हुए शुभ सही और विवेक के अनुरूप आचरण करता है। अरस्तु के मतानुसार जो विवेक शक्ति का जो ये व्यवहारिक स्वरूप है ये सभी मनुष्यों में पाया जाता है। अरस्तु के मतानुसार नैतिक सद्गुणों का संबंध मानवीय आत्मा के निर्बौद्धिक पक्ष से है, किंतु निर्बौद्धिक पक्ष से संबंधित होते हुए भी इनमें बौद्धिक तत्व विद्यमान होता है जो मानवीय भावनाओं, इच्छाओं, वासनाओं एवं संवेगों को संयमित एवं संतुलित एवं नियमित करता है। नैतिक सद्गुणों में जो है अरस्तु साहस, संयम और न्याय इन तीन प्रमुख सद्गुणों को स्वीकार करते हैं। इनके साथ साथ जो अरस्तु जो है उदारता, विनम्रता, मित्रता आदि जो है विभिन्न सद्गुणों को भी नैतिक सद्गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु जो है साहस, संयम और न्याय की व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम हम अरस्तु के मतानुसार साहस या संयम और न्याय जो है इनका स्वरूप क्या है इसको स्पष्ट करते हैं। सर्वप्रथम संयम, अरस्तु के मतानुसार संयम जो है मानवीय भावनाओं, इच्छाओं, वासनाओं और जो उसके संवेग जो हैं उन पर उचित संयम करने की प्रक्रिया है। अरस्तु के मतानुसार मनुष्य की जो वासनाएं होती हैं जैसे भूख, प्यास, निद्रा आदि जो वासनाएं हैं इनका जो उचित संतुलन या इनको जो है उचित नियंत्रित एवं नियमित करना ही मनुष्य का जो है संयम नामक सद्गुण है। अरस्तु के मतानुसार जो संयमी व्यक्ति होता है न तो अपनी इन वासनाओं का पूर्णतः दमन करता है और न ही जो है इनका दास होता है, अपितु है इन दोनों में उचित संतुलन करते हुए अपनी जो है वासनाएं हैं उनकी तृप्ति करता है। अरस्तु के मतानुसार संयमी व्यक्ति अपनी वासनाओं को अपनी विवेक शक्ति के द्वारा संयमित करते हुए इनके प्रति जो इनकी तृप्ति है उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार अरस्तु के मतानुसार साहस जो है वह वीरता और जीवन में आने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं उनका दृढ़तापूर्वक सामना करना है। अरस्तु का मत है कि जो साहसी व्यक्ति जो होता है जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए सदैव अपने कर्तव्य पथ का अनुसरण करता है। अर्थात साहसी व्यक्ति जीवन में जो विषम परिस्थितियां आती हैं उन विषम परिस्थितियों से पलायन नहीं करते हुए उनका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए सदैव अपने कर्तव्य पथ का अनुसरण करता है। अरस्तु के मतानुसार साहसी व्यक्ति न तो अनावश्यक खतरे मोल लेता है और न ही जो है जीवन में आने वाले खतरों से पलायन करता है, अपितु वह इन दोनों में उचित संतुलन कायम करते हुए जो है जीवन की विषम परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए अपने कर्तव्य मार्ग का अनुसरण करता है। अरस्तु ने जो है न्याय नामक जो सद्गुण जो है उसकी व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट किया है कि सामाजिक जीवन में जो निष्पक्षता है वह न्याय का प्रमुख आधार है। अरस्तु ने न्याय के दो भेद स्वीकार किए हैं, एक तो है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है प्रतिकारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय जो है इसका संबंध राज्य के संसाधनों का निष्पक्षतापूर्वक वितरण करने से है। अरस्तु के मतानुसार राज्य में उपलब्ध संसाधनों का वितरण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता के अनुरूप राज्य में जो योगदान प्रदान करता है उसके द्वारा किए गए उसके योगदान के अनुरूप उसे जो
राज्य में उपलब्ध संसाधन है वह प्राप्त होने चाहिए। इसी प्रकार अरस्तु का मत है कि जो प्रतिकारात्मक न्याय, जो न्याय का दूसरा भेद है, उसका संबंध राज्य के जो कानून हैं उनका पालन करने से है। अरस्तु का मत है कि प्रत्येक राज्य के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कानून व्यवस्था होती है और जो भी व्यक्ति इस कानून व्यवस्था का उल्लंघन करे उसे उसके द्वारा किए गए अपराध का उचित दंड मिलना चाहिए। साथ ही उसने जो अपराध जिस व्यक्ति के प्रति किया है उस अपराधी को अपराधी ने जो अपराध किया है उस अपराधी को उसको उचित दंड मिलना चाहिए। साथ ही जिसके प्रति जो अपराध किया है उसकी भी पर्याप्त क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। इस प्रकार अरस्तु के मतानुसार जो प्रतिकारात्मक न्याय जो है राज्य में जो कानून व्यवस्था है उसके पालन से है और जो भी व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन कर कोई अपराध करे तो उसे उसके द्वारा किए गए अपराध के अनुरूप उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए, तभी राज्य में न्याय की व्यवस्था को कायम किया जा सकता है। अरस्तु के जो ये सद्गुण विषयक जो विचार हैं इसमें जो इन्होंने न्याय की जो व्याख्या की है उसकी कुछ आलोचना की जाती है। जैसे कि वितरणात्मक न्याय में अरस्तु ने ये कहा कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुरूप संसाधन जो है प्राप्त होने चाहिए, लेकिन किस प्रकार किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए योगदान का मापन किया जाए इसके लिए अरस्तु ने कोई उचित मापदंड प्रस्तुत नहीं किया है। इसी प्रकार अरस्तु जब ये कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को उसके द्वारा किए गए अपराध के अनुपात में ही दंड मिलना चाहिए, तो व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध का जो है मापन किस प्रकार किया जाए इसका भी अरस्तु ने कोई स्पष्ट विभाजन या स्पष्टीकरण नहीं किया। यह अरस्तु के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अरस्तु ने जैसे कि विवेक को प्रमुख सद्गुण स्वीकार किया, बौद्धिक सद्गुण और साहस, संयम और न्याय को नैतिक सद्गुणों के रूप में व्याख्यायित किया। इन सद्गुणों के अतिरिक्त अरस्तु उदारता, विनम्रता, मैत्री आदि नैतिक सद्गुणों की भी व्याख्या करते हैं। अरस्तु मित्रता को भी जो है एक प्रमुख जो है नैतिक सद्गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु का मत है कि सामाजिक संबंधों में मित्रता जो है एक प्रमुख सद्गुण है और मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन के लिए पारस्परिक मैत्री की आवश्यकता होती है। अरस्तु का मत है कि मानवीय जीवन में जो ये मैत्री नामक नैतिक सद्गुण जो है, इस मैत्री या मित्रता के 3 प्रमुख आधार हो सकते हैं। एक तो सुख, दूसरा उपयोगिता और तीसरा चारित्रिक उत्कृष्टता। अर्थात सामाजिक संबंधों में जब भी 2 व्यक्ति परस्पर मित्रता करते हैं तो इस मित्रता का एक आधार तो यह हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सुख की अपेक्षा करके या किसी प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए मित्रता करता है। दूसरा मित्रता का आधार ये हो सकता है कि जो है किसी लाभ या उपयोगिता के आधार पर मित्रता की जाए। और जो तीसरा जो आधार है, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के चरित्र से प्रेरित या प्रभावित होकर परस्पर मित्रता करते हैं तो उसे चारित्रिक उत्कृष्टता पर आधारित मैत्री कहा जाता है। इस प्रकार की मित्रता में दोनों व्यक्ति एक दूसरे के चरित्र से प्रभावित होते हुए एक दूसरे को अपने चरित्र के द्वारा प्रेरित करते हैं। अरस्तु का मत है कि जो चारित्रिक उत्कृष्टता पर आधारित मैत्री होती है वही स्थायी होती है। सुख और उपयोगिता पर आधारित मित्रता जो है स्थायी नहीं होती। इस प्रकार अरस्तु जो है चारित्रिक उत्कृष्टता को मैत्री का प्रमुख आधार मानते हैं, क्योंकि इस पर आधारित मैत्री ही जो है वह जो है स्थायी होती है और एक मित्रता के क्षेत्र में जो है मैत्री के क्षेत्र में जो है मनुष्य को एक दूसरे से प्रेरित करते हुए जो है एक दूसरे के चरित्र का जो है परिष्कृत कर उसे सद्गुणी बनाने में सहायक होती है। यही कारण है कि अरस्तु चारित्रिक उत्कृष्टता पर आधारित मैत्री को ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ मैत्री स्वीकार करते हैं। अरस्तु के सद्गुण विषयक आज के इस हमारे व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वे इस प्रकार हैं। अरस्तु के मतानुसार सद्गुण को परिभाषित कीजिए। अरस्तु के मतानुसार बौद्धिक सद्गुण कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। अरस्तु के
चिंतन में जो है मैत्री नामक नैतिक सद्गुण की व्याख्या कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न ये हो सकता है कि अरस्तु के मतानुसार सद्गुणों को परिभाषित करते हुए सद्गुणों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अरस्तु के सद्गुणों के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अरस्तु के सद्गुण विषयक आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न